अगर एक व्यक्ति 5 साल के अंतर्गत उनके 5 बैनर अपने घर के अंतर्गत लगाएगा तो वो किस आधार पर वोट मांगने की बात जनता से कर पाएगा। तो आने वाले समय में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री कौन रहेंगे फिर? हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं तो हरीश रावत जी के चेहरे के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और आम जनता की एक डिमांड है कि भाई हरीश रावत जी चेहरा है। अब वर्चुअल रैली हो रही है, ऐसे में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है इन क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, तो वहाँ इस वक्त चुनाव में क्या असर पड़ेगा उसका? अभी तक जो संचार की सुविधाएं हैं उस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। इससे पहले आपकी भी सरकार रही, आपने भी कुछ ऐसे उपाय नहीं किया कि यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। एक बहुत अच्छा रोड मैप बना भी था, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने उस रोड मैप को बंद करके पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधियों को नहीं करा। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ आसिम जॉर्डन। JJN की चुनावी यात्रा आज पहुँची है बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा में, और कपकोट विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ललित फसवाड़ जी, आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनसे उनके जवाब लेंगे। क्योंकि आज इससे पहले मैं आपको बता दूं, उनका राजनीतिक करियर बहुत पुराना है और इससे पहले भी वो यहाँ विधायक रह चुके हैं। लास्ट चुनाव में 2017 के चुनाव में मोदी लहर में वो चुनाव हार गए थे, करीब 6000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर वो मैदान में हैं। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति इस बार मजबूत है। स्वागत है सर आपका JJN न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद है JJN न्यूज़ का, और आप सब लोगों का भी, आपके चैनल का भी। आप पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचे और यहाँ की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं और हमारे तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक आपके द्वारा वो आवाज़ पहुँचेगी, ऐसा मुझको विश्वास है। बिल्कुल पहुँचेगी, क्योंकि JJN के थ्रू हम पहाड़ी की जो समस्याएं हैं छोटी बड़ी उन सभी चीज़ों को आगे जाके जो है बताएंगे और आगे रखेंगे ताकि इनका हो सके निदान। क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं अगले महीने 14 फरवरी को, ऐसे में इन समस्याओं का उठना बहुत ज़रूरी है। तो जब समस्याओं की बात आई तो कपकोट की क्या समस्याएं हैं मेन? आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, और 2017 में जब हम जिस स्थिति में कपकोट को छोड़ के गए थे, आज वर्तमान विधायक जी ने उस ओर कोई प्रयास सकारात्मक नहीं करे। प्रमुख समस्याएं चाहे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य आज भी अपनी मूलभूत ज्वलंत समस्याओं से जूझ रही हैं। जिन इंटर कॉलेजों का उच्चीकरण मेरे द्वारा पिंडर घाटी, रामगंगा घाटी, सरयू घाटी में, आपके मेहरगढ़ घाटी में, कांडा कमचार क्षेत्र में, दुगनागुरी के क्षेत्रों में या कनरगा घाटी के क्षेत्रों में किया गया, आज वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति ना करके इस डबल इंजन की सरकार ने अपनी असलियत को उजागर किया है। और हम चाहते हैं कि भाई जब ये लोग अपनी असलियत को जनता के बीच में नहीं रख पा रहे हैं तो हम आपके चैनलों के माध्यम से उन प्रमुख समस्याओं को रखने की कोशिश भी कर रहे हैं जिनको इन्होंने डबल इंजन की सरकार में लोग लुभावन के तौर पर जनता के बीच में रखे थे। तो आज हम चाहते हैं कि प्रमुख समस्याएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल की इस कपकोट के अंतर्गत आज भी तस की तस बनी पड़ी है। आज सुबह जब हम भ्रमण कर रहे थे भराड़ी क्षेत्र में तो कुछ लोग वहाँ में मिले, वो आसपास गांव के थे, मुझे वो गांव भी याद नहीं आ रहा फिलहाल अभी। तो उनका कहना था कि उनके गांव में सड़क भी नहीं है और कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या है, इंटरनेट नहीं आता है, फ़ोन से भी कभी कभी फ़ोन भी नहीं लगता है। शायद पोंगा कुछ करके गाँव है था, पोलिंग होगा, पोथिंग गाँव है, पोथिंग गाँव है, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया जी का वो गाँव है, पैतृक गाँव। और इस डबल इंजन की सरकार में जितना हैवी वेट वो मिनिस्टर रहे, कैबिनेट स्तर के जिनको दर्जा राज्य मंत्री बनाया गया, उसके बावजूद भी इन 7 सालों के अंतर्गत जिस उद्देश्य से वो सरकार में बैठे थे कि हम गांव की संचार सुविधा को मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करेंगे, आज भी उनके क्षेत्र में पोथिंग में आज भी एक अदद मोबाइल के टावर न होने की वजह से हमारे बच्चों को भी कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और विशेषकर जो प्रवासी हमारे भाई लोग घर पर आए हैं अपने परिवार के बच्चों को लेकर, उनको भी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मुख्यतः जो उनको इस समय मुख्यालय के आसपास, चाहे जनपद स्तर पर हो चाहे तहसील स्तर पर हो, फिर जब किराए पर रहना ही पड़ रहा है तो वह पलायन क्यों नहीं होने के लिए उनको बेहोश होना पड़ेगा। तो इस ओर सरकार को सोचना चाहिए। वही बात कर रहे हैं पलायन की, आपने बात की, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। साथ ही जब ये कोरोना काल में जब पलायन जो युवा करके गए थे वो वापस आए, आज हमें सुबह मिले भी इसमें के लोग भी कि जो पिछले 2 साल से यहाँ पर मौजूद हैं पर काम ना होने की वजह से वो चुटपुट काम कर रहे हैं, कहीं खेती-बाड़ी कर रहे हैं, कहीं पर लेबरी कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ आपने योजना बनाई है? देखो, सरकार इस समय हम विपक्ष में हैं,
और हम रोड मैप बनाया है। हमने रोड मैप बना रखा है। जो इस समय डबल इंजन की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करी थी, उसमें बहुत सारे ऐसे मानक प्रवासी भाइयों के लिए रख दिए गए हैं। उन मानकों का 100% पालन हमारे प्रवासी भाई नहीं कर पा रहे। जैसे 5 साल का बैंक का स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी भाई मुंबई महानगरों में रहे, दिल्ली के महानगरों में रहे या अन्य राज्यों में रहे, वहाँ पर विशेषकर वो लोग होटल में या दूसरे ऐसे लाइन पर रहे जहाँ से आमदनी का जरिया सीधे सीधे कैश रहता था, और अपने उसी जरिए से वो लोग अपने नातेदार रिश्तेदारों के माध्यम से अपने घर तक पैसा भेजते थे। अकाउंट की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो राज्य सरकार ने जो प्राविधान रखा था इन प्रवासियों के लिए, उस प्राविधान को समाप्त करना चाहिए था, तभी इन लोगों को रोजगार के अवसर यहाँ पर सृजन हो सकते थे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना सरकार के सामने रही, और हमने कई मरतबा जो है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, और जो जब आप लोग लोन देते हैं मुख्य विकास अधिकारी और ये लोग पैनल में बैठे हैं जिलाधिकारी, तब भी हमने इस बातों को उनके सामने रखा था कि आप इस समस्या को सरकार के सामने रखिए और इस नियम को जो है शिथिल करते हुए इनको जो है लोन देने की शिथिलता को आगे बढ़ाएं करके। तब से आज तक नहीं करा। अभी वर्चुअल रैलियां का कहा गया है, क्योंकि अभी कोविड का समय है, ऐसे में बड़ी सभाएं नहीं हो रही हैं। कोविड के समय में अब वर्चुअल रैली हो रही है, ऐसे में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है इन क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं। तो वहाँ इस वक्त चुनाव में क्या असर पड़ेगा उसका, किस तरह से आपकी तैयारी है? हम पिछले 10 साल से लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में अपनी पैठ बना के खड़े हैं। वो तो 2017 की लहर थी। हम जितने काम यहाँ पर कर चुके थे, मैंने दुख नाकुरी में, जहाँ के माननीय विधायक हैं, वहाँ पर मैंने तहसील खोली, वहाँ मैंने दुख नाकुरी में डिग्री कॉलेज खोला, वहाँ पर विद्युत का सब स्टेशन बनाया, और आपका ITI वहाँ पर मैंने खोली, स्टेट बैंक मैंने माननीय विधायक जी के क्षेत्र में खोली, ट्रेजरी मैंने वहाँ पर खोली, बालिका इंटर कॉलेज मैंने वहाँ पर खोली, वहाँ पर 3 इंटर कॉलेज खोले, और कई सड़कों का निर्माण मैंने माननीय विधायक जी के क्षेत्रों में किया। और उसके बावजूद भी अभी तक जो संचार की सुविधाएं हैं उस ओर उनका कोई ध्यान नहीं किया, और चाहते हैं कि भाई हो और विकास आगे बढ़ेगा तो अभी कुछ होगा। कपकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिंडारी ग्लेशियर ही पड़ता है और सुंदर घाटी भी आगे पड़ती है, तो पर्यटन के क्षेत्र से यहाँ पर काफ़ी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था। इससे पहले आपकी भी सरकार रही, आपने भी कुछ ऐसे उपाय नहीं किया कि यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, और अभी मौजूदा सरकार में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी की सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में बहुत सारे काम पर्यटन के क्षेत्र में हुए। हमने पिंडारी, सुंदरढूंगा, कफनी, हीरामणि और नामिक, जो हमारी कपकोट विधानसभा से लगते हुए ग्लेशियर है, उनमें एक बहुत बड़ा रोड मैप हमने यहाँ पर खींचा था, और हमको बहुत अच्छी सफलताएं भी मिली थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो रोड मैप पर्यटन के क्षेत्र में खींचा, आज बहुत सारे युवा उस रोजगार के अवसरों को अपने गांव की आजीविका का साधन बनाए हैं। जैसे होम स्टे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक होम स्टे कंसेप्ट था, जो हमारे परंपरागत पैतृक आवास हैं, जो कहीं ना कहीं वीरान होते जा रहे हैं या खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, या जो लोग प्रवासी के तौर पर बम्बई, दिल्ली या महानगरों में अपनी आजीविका या अपने रोजगार के अवसर के लिए बाहर बैठे हैं, उनके मकानों पर मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय लोगों को, जो युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन कराए थे, और बहुत अच्छी परंपराओं के तौर पर एक बहुत अच्छा रोड मैप बना भी था। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने उस रोड मैप को बंद करके पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधियों को नहीं करा, और आज 2022 में एक बार पुनः कांग्रेस को मौका मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर अपनी आजीविका की जरिया भी जो है इसी पर्यटन को इस कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर बढ़ाएंगे, ऐसा हम क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं। आपने कहा कि हरीश रावत जी को कार्यकाल बहुत छोटा मिला था, तो आने वाले समय में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री कौन रहेंगे फिर? हम तो देखो, हम आज जनता के बीच में जा रहे हैं तो हरीश रावत जी के चेहरे के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, और आम जनता की एक डिमांड है कि भाई हरीश रावत जी चेहरा है, जो उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, कन्या नंदा देवी को गौरा देवी कन्याधन योजनाएं, और हमारी जो छात्रवृत्ति योजना थी या कल्याणकारी पेंशन योजनाएं थी, उन सब योजनाओं को आज डबल इंजन की सरकार ने पिछले 2017 से बंद करने का प्रयास किया, और जिसका आम असर स्थानीय लोगों पर बहुत बुरा पड़ा है, और उनकी आजीविका के रहन सहन का स्तर के साथ साथ उनके जो आर्थिक गतिविधि है उस पर भी ब्रेक लगा है। तो हम चाहते हैं कि भैया जो
पूर्व की कल्याणकारी योजनाएं थी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी ने संचालित करी थी, उन कल्याणकारी योजनाओं को पुनः जो है कांग्रेस की सरकार में संचालित करने का श्रेय भी कांग्रेस को ही जाएगा। कपकोट विधानसभा में तो कांग्रेस के पास आप ही प्रत्याशी थे और आपको जो है चुना भी गया कांग्रेस की तरफ से। वहीं जब बात करते हैं हम बागेश्वर विधानसभा की, वहाँ पर आज तक 3 बार से भाजपा का विधायक बनते हुए आ रहे हैं, अभी तक वहाँ कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया आप? विकल्प तो बहुत सारे हैं और हमको विश्वास है कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है, हमारे संगठन की जो भावनाएं हैं, जो उनके द्वारा संगठन के पर्यवेक्षक आए हैं या जो ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुँचे हैं, कोऑर्डिनेटर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो भी राय हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर के विधानसभा प्रत्याशी के परिप्रेक्ष्य में दी होगी, निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करेगा और 2022 को हम बागेश्वर से भी फतह करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। नहीं, लोगों का कहना है कि जो वहाँ के अक्सर कार्यकर्ता है वो कपकोट में आकर के जो है चुनाव आपको लड़ाते हैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जितने भी बागेश्वर के आसपास रह रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर वो सब कपकोट के लगभग हैं। अब वोट देने का अधिकार तो उनका अपने गांव में ही है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने गांव जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये अपने गांव चले गए। तो अब जहां उनका अधिकार होगा, जहां मताधिकार का उनको प्रयोग करना होगा तो जाना तो वहीं पड़ेगा। और ये लोकतंत्र की स्वच्छ परंपरा भी है। और अगर वो दिल्ली या बम्बई कहीं महानगरों में भी रहता है तो अपने गांव में अपने क्षेत्र के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करता, तो उसी परिप्रेक्ष्य में बागेश्वर में भी जो रहते होंगे वो गाँव आते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चलिए, एक सवाल और कि कपकोट विधानसभा इस बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय होने वाली है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जो है एंट्री की है और भूपेश उपाध्याय उनके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी या भाजपा को? देखो, ना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी ना किसी अन्य दल को, मुझको यह नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से उतरी है, वो लोग हैं जो बहुत अति महत्वाकांक्षी लोग थे किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी से थे या किसी अन्य राजनीतिक दलों से थे, जिनको इन राष्ट्रीय दलों में कोई ऐसी पहचान नहीं मिल पाई या कोई ऐसी सोच नहीं मिल पाई। तो आज उनको एक नेतृत्व आम आदमी पार्टी के माध्यम से मिला है, तो वो अपनी क्षमता को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ी राज्यों में कहीं पर भी आज आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई छवि नहीं है जो अपनी व्यक्तिगत छवि के आधार पर वो वोट की राजनीति कर पाएँ। और जहाँ तक आपने हमारे छोटे भाई की बात रखी, भूपेश उपाध्याय की, मुझको तो कहीं ना कहीं एक अटपटा सा लगता है कि एक आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और एकमात्र जिनको अभी पूरे प्रदेश में 70 सीटों का निर्धारण करना था, 70 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेंगे और कौन किन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगा, इस दिशा में कदम ना बढ़ाकर मात्र जो है कपकोट में समीकरण बिगाड़ने की कोशिश उनके द्वारा करी जाती, तो ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। और हमको तो भाई के द्वारा कहा भी गया था कि मैं कपकोट से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और हर राजनीतिक मंच में उन्होंने जिन लोगों के द्वारा पूर्व में ये बात दोहराई गई कि माननीय भूपेश उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज क्या कारण है कि उनको इस कपकोट से चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। और जनता 10 मार्च को आपके सामने खड़ी है, जो जैसा करेगा फिर वैसी आगे की रणनीति भी रही जनता के सामने ही रहेगी। लेकिन मुझको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को इस कपकोट से कोई ज़्यादा नेतृत्व की और क्षमता की प्रबलता, मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही ना वो आम आदमी पार्टी? इस समय कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है। और इस समय वो लोग उनके साथ जुड़े हैं जो लोग किसी राजनीतिक दल में जिनको कोई नेतृत्व या क्षमता नहीं मिल पाई है, और इस समय उनकी ना भारतीय जनता पार्टी में अप्रोच हो पा रही है ना कांग्रेस में अप्रोच हो पा रही है। तो हो सकता है उनको अगर कांग्रेस भाजपा में नहीं मिल पा रही जगह तब वो आम आदमी पार्टी में गए हों, और ऐसे में लोग उनको चुन सकते हैं, पसंद कर सकते हैं कि उन्हें वहाँ स्पेस मिल रहा है। ये तो गाँव में जाके आप देखिए, गाँव में उनकी कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत छवि क्या है ये तो आप खुद पता कर सकते हैं। और जो लोग घूम भी रहे हैं गाँव के अंतर्गत, वो लोग दिन में कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, रात को लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे हैं। और क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या कानाफूसी कर रहे हैं, ये तो आम जनता के बीच में है। हम तो चाहते हैं कि भैया खुली बहस हो, एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ मंचों में आए और मंचों में बात को रखें। रात को जाके किसी के घर में जाके आप क्या प्रलोभन दे रहे हैं, क्या उसको राजनीतिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, ये तो आप ही जान रहे होंगे या हम ही समझ सकते हैं कि भैया क्या उनकी बातें हो रही होंगी। लेकिन मुझको कहीं पर भी विश्वास नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी इस उत्तराखंड में कोई ऐसा कदम करेगी जो सरकार के हित में हो या किसी राजनीतिक पार्टी के हित में हो।
आम आदमी पार्टी से आपको लग रहा है डर? मुझे लग रहा है नहीं, आम आदमी पार्टी से ऐसी कोई डर नहीं है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कपकोट विधानसभा से प्रत्याशी हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कभी उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता थे, और कभी हमने जो अपनी सरकार में उनको राज्य मंत्री आपदा का बनाया था। और आज जो है बसपा के बाद फिर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं। तो जो 5 साल में 5 पार्टियां बदल सकते हैं, तो उनका अपना किस पार्टी के प्रति क्या आइडियोलॉजी है या उनकी क्या आइडियोलॉजी है, ये तो पहले जनता के बीच में रखें, तभी तो वोट मांगने की बात जनता से कर सकते हैं कि भाई मैं इस आइडियोलॉजी का व्यक्ति हूँ। अगर एक व्यक्ति 5 साल के अंतर्गत उनके 5 बैनर अपने घर के अंतर्गत लगाएगा, तो वो किस आधार पर वोट मांगने की बात जनता से कर पाएगा? लोग यही तो पूछेंगे कि कल तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से आपके कार्यकर्ता जुड़ते तब तक आपने चोला बदल के बहुजन समाज पार्टी पकड़ ली। जब तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपको कुछ समझने की कोशिश करते तब तक आपने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। अब कांग्रेस का दामन पकड़ने के बाद आप किसी बात को कार्यकर्ता को समझाने की कोशिश करते तो आपने आम आदमी पार्टी पकड़ ली। जब आप ही की आइडियोलॉजी इस कपकोट के अंतर्गत स्थापित नहीं है, तो आप जनता को क्या अपने क्षेत्र के विकास की स्थापित और राजनीतिक अस्तित्व की स्थापित करने की बात को कर पाएंगे? तो मुझको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी है कहीं खड़ी रह पाएगी किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने। पहाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख अगर समस्या है तो चिकित्सा को लेकर है। आज भी गाँवों में जो एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अगर मेजर अगर इंजरी हो जाती है तो या तो बागेश्वर आना पड़ता है, इस क्षेत्र को यहाँ भी नहीं मिल पाता इलाज, तो आप उसको हल्द्वानी जाना पड़ता है। तो ऐसा क्या रोड मैप है कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके? जब महिलाएं हैं, प्रसव होता है तो उनको आनन फानन में अस्पताल लेकर जाना पड़ता है, कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर सुविधा मिल सके इसकी। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया है, और निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार ने भी ये प्रश्न उठाए थे जब मैं विधायक था। 96 दिन का आंदोलन करा था, हम कपकोट में बेस हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है इस डबल इंजन की सरकार में रहते रहते तक बेस अस्पताल तो छोड़िए, उन्होंने उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेडेशन में जो सरकार की नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्सों का आज तक पालन नहीं कर रखा, जिसकी वजह से कपकोट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही है और एक रिफरल सेंटर के तौर पर ही स्थापित है। और जहाँ तक पूरे जनपद की स्वास्थ्य की बात है, आज भी 15 साल से जनपद बागेश्वर और कपकोट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर तौर पर दबदबा रहा। और इस क्षेत्र से तो सौभाग्य मिला पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को आज महामहिम के तौर पर, आपके महाराष्ट्र के महामहिम भी है, राज्यपाल भी है, लेकिन तब भी उन्होंने स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से कार्य करने की योजनाएं बननी चाहिए थी उस ओर कोई काम नहीं करा। मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व एक ही बात करी जाती थी कि भाई महंगाई के दौर में हम कैसे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे, और स्वास्थ्य की ओर उन्होंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज भी जनपद बागेश्वर में 15-15 साल से माननीय विधायक होने के बाद भी जो मात्र संयुक्त चिकित्सालय था उसको जिला चिकित्सालय का दर्जा दे दिया गया और उसी को अपग्रेडेशन करने की स्थिति करेगी, जबकि बजाय जिला अस्पताल एक अलग से बनना चाहिए था, महिला अस्पताल अलग से बनना चाहिए था। और उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बागेश्वर में जगह भी चयनित कर दी थी, लेकिन सरकार इनकी थी, इन्होंने उसमें भूमि के नियमों को आड़े लेते हुए वो जो पूर्ववर्ती सरकार के आदेश थे उसको निरस्त कर दिया। तो जो हमारा जिला अस्पताल का प्रस्ताव था और जो अस्पताल के उच्चीकरण का प्रस्ताव था उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डालकर अब उसी अस्पताल को इन्होंने अपग्रेडेशन करने की बात रख दी। चलिए अब आगे सवाल कर लेते हैं, आपके 3 या 4 बड़े काम क्या होंगे कपकोट की जनता के लिए अगर आप चुनकर आए तो? देखो, मेरा सबसे पर्यटन काम होगा, मैं युवाओं को रोजगार प्राथमिकता से देने के लिए सरकार पर पुरजोर समर्थन पटल पर रखने की पूरी कोशिश करूँगा, नंबर 1 रहेगा। नंबर 2, हमारी संचार की सुविधाएं आज भी इस सीमांत क्षेत्र में हम 18वीं 19वीं सदी पे ही आज भी जी रहे हैं, और हम इस संचार की सुविधा को कोशिश करेंगे जिस प्रकार से माननीय विधायक धारचूला ने अपनी विधायक निधि से या अन्य दूसरे संसाधनों से उन क्षेत्रों के सीमांत क्षेत्रों में लगाने की कोशिश करी, तो उसको हम लोग पुरजोर तौर पर लगाने की कोशिश करेंगे। और हमारी चौथी तीसरी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग शिक्षा के स्तर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने आदर्श
प्राथमिक विद्यालय बनाने की एक पहल कपकोट के अंतर्गत करी थी, और उसका आज नतीजा है कि पूरे प्रदेश में आज भी कपकोट प्रथम स्थान पर है, जहाँ 350-400 बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। और लगभग हर वर्ष आपके सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में या अन्य जो आवासीय सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पर लगभग 100% कपकोट के ग्रामीण अंचलों के बच्चों का प्राथमिक से चयन होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। और जो रोड कनेक्टिविटी को हम लोग जहाँ पर छोड़ के गए थे, जिस स्थिति में 2017 के अंतर्गत छोड़ गए थे, आज प्राथमिकता से हम उन सब सड़कों को गांव से जोड़कर मुख्यालय से जोड़ेंगे, तहसील से जोड़ेंगे, ब्लॉक स्तर से जोड़ेंगे। वो हमारी प्राथमिक के रूट मैप में रहेंगे, ये पूरी प्राथमिकता रहेगी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि प्राथमिकताओं में शिक्षा है, चिकित्सा है, कनेक्टिविटी है, साथ ही रोड है, क्योंकि कहा जाता है अगर विकास से अगर आपको जुड़ना है तो आपको रोड से जुड़ना होगा। जब छोटे क्षेत्र रोड से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आवागमन होगा, वहाँ से लोग इजीली जो है मुख्यालय तक आ पाएंगे, तहसील तक आ पाएंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे कपकोट से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित फसवाण जी, जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। कपकोट एक ऐसी विधानसभा है जिसने विधायक तो दिए, सांसद भी दिए, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ से रहे हैं। और साथ ही अब मैं आपको बता दूं, राज्यपाल भी कपकोट के ही रहने वाले हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो इसी कपकोट विधानसभा के थे। तो कपकोट विधानसभा अपना आप में एक इतिहास रखती है। इस बार इतिहास यहाँ का क्या बनेगा ये 10 मार्च को पता लगेगा। फिलहाल तो 14 फरवरी को चुनाव होने में, ऐसे भी आपको अपना प्रत्याशी का चयन करना है कि आप कांग्रेस को वोट देते हैं या भाजपा को वोट देते हैं या अन्य को वोट देते हैं। तो आप देख रहे थे हमारी चुनावी यात्रा, कुर्सी की सियासत, और अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा।